हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग क्लास 7 साइंस चैप्टर 5 का जो लास्ट पार्ट है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्रिस्टले, जोसेफ प्रिस्टले का पुदीने पर प्रयोग, और उन्होंने बताने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से प्लांट के द्वारा ये ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया जाता है, चेंज किया जाता है। ठीक है, आगे इस वीडियो में दोस्तों हमको पढ़ना है पदार्थों के नाम और संकेत की कहानी। तो आइए शुरुआत करते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखो कर है क्या कि वैसे तो पदार्थ के नामकरण और संकेत की कहानी बहुत लंबी और रोचक है। मतलब क्या कर रहा है कि वैसे तो पदार्थ के नामकरण और संकेत की कहानी बहुत लंबी और रोचक है। मतलब क्या है कि कौन कौन से पदार्थों का नामकरण कैसे किया गया है, जब उसे हम पढ़ेंगे तो इसकी लंबी कहानी है। मतलब अलग अलग साइंटिस्टों ने किस प्रकार से पदार्थों के नाम दिए, आगे की कक्षाओं में आप यह पूरी तरह जानेंगे। यानी कि जब आप क्लास 8 9 में जाएंगे तब आपको इसको अच्छे से बहुत ही डिटेल से पढ़ना है कि किस प्रकार से जितने भी पदार्थ हैं उनका नामकरण कैसे किया गया और उसकी क्या कहानियां रही हैं। वैज्ञानिक यह हमेशा मानते रहे कि कुछ प्रकार के पदार्थों को तो कुछ प्रकार के जो पदार्थ हैं वो क्या होते हैं, तत्व होते हैं, और बाकी सब पदार्थ इन तत्वों के मेल से बने होते हैं। पहले हवा, जल, मिट्टी, अग्नि और आकाश में ये 5 तत्व ही आते थे, पर आज से लगभग 400 साल पहले कई प्रयोगों के आधार पर यह धारणा क्या हो गई, बदलनी शुरू हो गई। तो पहले क्या लोग मानते थे कि पूरी की पूरी जो ये जितने भी चीजें हैं धरती पे, जितने भी चीजें हैं वो 5 तत्वों के मेल से बनी हुई है, और वो कौन है, क्षितिज, जल, पावक, गगन और शमीर। मतलब यहाँ पे बोले तो क्या हो गया, क्षितिज मतलब मिट्टी, क्षितिज का मतलब क्या हुआ, मिट्टी, जल, पावक मतलब अग्नि, और गगन मीन्स आकाश, और शमीर का मतलब क्या हुआ, हवा। तो ये 5 तत्वों के ही मेल से बने हुए। लेकिन 400 साल पहले जब वैज्ञानिकों ने डिफरेंट प्रयोग के द्वारा बताने का प्रयास किया कि हमारे आसपास क्या है, बहुत सारे एलिमेंट्स अवेलेबल है, तो बोला है क्या आज तो 100 से अधिक तत्व खोजे गए हैं। और एग्जैक्टली दोस्तों अगर हम बात करें कि एग्जैक्टली मतलब टोटल कितने अभी तक ऑब्जेक्ट ये एलिमेंट्स का पता लगाया जा चुका है, तो 118 एलिमेंट का अभी तक क्या है, पता लगाया जा चुका है। उनमें से कुछ आप परिचित भी होंगे, जैसे कि अगर हम बात करें सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि। कुछ तत्व तो गैस के रूप में ही मिलते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। कार्बन जो कोयले का प्रमुख भाग है भी क्या है, तत्व है, और कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर ही कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस क्या करते हैं, बनाते हैं। सब तत्वों अब अगर हम बात करें तो कहें कि सब तत्वों को संकेत दिए गए, यानी कि जितने भी तत्व है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, लोहा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, तांबा हो गया, इन सब को क्या मिला हुआ है, एक एक संकेत मिला हुआ है। जैसे ऑक्सीजन को O, कार्बन को C। तो बोला है क्या कि सोचो ऐसा क्यों है, क्योंकि पता लगाने के लिए कि कौन सा एलिमेंट कैसे, तो सबका एक यूनिक, एक क्या बोल सकते हैं, यूनिक नामकरण करना जरूरी है, उनका नाम देना। और दोनों मिलाकर के, अगर ऑक्सीजन और कार्बन की बात करें तो ये दोनों मिलाकर के क्या बनाते हैं, CO2 बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। कुछ संकेतों के सामने नीचे एक अंक भी लिखा रहता है, जैसे O के नीचे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2 लिखा हुआ है। इसका कारण थोड़ा जटिल है जो आप आगे की कक्षाओं में जानेंगे। तो 7th क्लास में इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेना है। बोल रहा है क्या कि आगे कुछ पदार्थों के रासायनिक नाम के साथ उनके सूत्र संकेत की भाषा दिए रहेंगे। ये केवल आपका रसायन शास्त्र की भाषा से प्रारंभिक परिचय के लिए है, इन्हें अभी याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम एक क्रियाकलाप करेंगे और क्रियाकलाप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया समझना है। तो देखो कर है क्या कि पूर्व की तरह कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट को क्या बोलते हैं हम, तूतिया बोलते हैं। तो बोला है क्या कि पूर्व की तरह कॉपर सल्फेट का विलयन एवं चूने की पानी क्या कीजिए, तैयार कीजिए। अब दोनों विलयन को एक परख नली में लेकर इसे अच्छी तरह से क्या करना है, मिलाना है। यानी कि 2 विलयन किसका हो गया, कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट यानी कि तूतिया का, और दूसरा चूने का पानी का। ये दोनों का विलयन लेना है और क्या करना है, दोनों विलयन को एक परख नली में लेकर अच्छी तरह से मिलाना है। परख नली को थोड़ी देर
थोड़ी समय के लिए स्थिर रख दीजिए। क्या परख नली में कोई ठोस पदार्थ जमा हो रहा है? क्या दोनों विलयन में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप एक नए पदार्थ के रूप में ठोस प्राप्त हो रहा है? जब दो विलयनों को आपस में मिलाते हैं तो अभिक्रिया के बाद ठोस पदार्थ के रूप में एक नए पदार्थ बनते हैं। यानी कि जब हम कॉपर सल्फेट और चूने के पानी को मिलाएंगे तो उनके अभिक्रिया के द्वारा एक नया ठोस पदार्थ बनता है। इस ठोस पदार्थ को क्या बोलते हैं? अवक्षेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवक्षेप। और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अवक्षेपण अभिक्रिया। और कॉपर सल्फेट और चूने के पानी के विलयन से जो ठोस पदार्थ बना उसे हम क्या बोलेंगे? अवक्षेप बोलेंगे। क्या अब पुनः इस परख नली को गरम कीजिए। क्या अवक्षेप में कोई रंग परिवर्तन होता है? अवक्षेप का अधिकांश भाग काला क्यों हो जाता है? तो आगे देखो पता चलेगा। क्या करें क्या कि गर्म करने पर अवक्षेप में उपस्थित कॉपर हाइड्रोक्साइड एक नया पदार्थ कॉपर ऑक्साइड बनाता है जिसका रंग क्या होता है? काला हो जाता है। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे देखो कॉपर सल्फेट, चूने का पानी, कॉपर सल्फेट का रासायनिक फार्मूला क्या है? CuSO4। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? CuSO4। और अगर हम बात करें चूने के पानी का क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस है। क्या है? CaOH का होल ट्वाइस है। देखो CaOH का होल ट्वाइस। और अगर हम बात करें जब इनका अभिक्रिया होता है, जब इनको मिलाते हैं तो होता क्या है? क्या बनता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है दोस्तों? कॉपर हाइड्रोक्साइड। और ये इसका अवक्षेप कैसा रहता है? उजला हो जाता है। और इसका अगर हम बात करें तो CuSO4 बनता है। क्या बनता है? देखो यहाँ से Ca को रिप्लेस कर दिया और OH के होल ट्वाइस पे अपना जगह स्थापित कर लिया, तो ये क्या हो गया? CuOH का होल ट्वाइस प्लस में कैल्शियम सल्फेट बनता है, हल्का नीला अवक्षेप CaSO4 बनता है। ठीक है। अब जब इसे हम गर्म करेंगे CuOH के होल ट्वाइस को क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो गर्म करने पर क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड बनता है और जल बनता है, CuO बनता है। और ये अवक्षेप कैसा होता है? काला होता है। तो बोला है क्या, अगर हम बात करें इसी प्रकार आप कॉपर सल्फेट के विलयन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को मिलाइए तथा खाने के सोडा के विलयन और चूने के पानी के विलयन मिलाइए और उसी तरीके से अवक्षेप बनेगा। तो बोला है क्या कि क्रियाकलाप 1, 2, 3, 4 में आपने देखा, बोला क्या कि क्रियाकलाप 1, 2, 3, 4 में आपने देखा कि प्रत्येक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बने थे। क्रियाकलाप 1 में कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया से आयरन सल्फेट और कॉपर बने थे। ये दोनों नए पदार्थ थे। कॉपर लोहे की कील पर निक्षेपित हो गया था। क्रियाकलाप 2 में नींबू के रस और खाने के सोडे की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, जिसने चूने के पानी को क्या कर दिया था? दूधिया कर दिया था। क्रियाकलाप 3 में पोटेशियम पर मैग्नेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस बनी थी, जो सुलगती हुई अगरबत्ती की लौ को क्या तेज लौ के साथ क्या करने लगती है? जलने लगती है। क्रियाकलाप 4 में कॉपर सल्फेट के विलयन एवं चूने के पानी के साथ अभिक्रिया के बाद कॉपर हाइड्रोक्साइड एवं कैल्शियम सल्फेट के अवक्षेप प्राप्त हुए थे, जिसे गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड का काला अवक्षेप बना था। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? यहाँ से हम यह कह सकते हैं दोस्तों कि वह परिवर्तन, अगर हम बात करें रासायनिक परिवर्तन क्या है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं उन्हें रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच अभिक्रिया के बाद इन पदार्थों में नया परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इस परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखो रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर हमारे जीवन में रासायनिक परिवर्तन न हो तो बहुत सारी चीजों से हम क्या रह जाएंगे? वंचित रह जाएंगे, वो चीजें हमें मिलेंगी ही नहीं। तो बात करें कि कौन कौन क्यों महत्वपूर्ण है, तो कह रहा है क्या कि सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। यानी कि जितने भी नए पदार्थ हैं जो हम लोग यूज करते हैं, हमारे डेली लाइफ में काम भी आते हैं, वो सब किस माध्यम से बनते हैं? कौन से परिवर्तन के फलस्वरूप बनता है दोस्तों? तो वो बनता है रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें दोस्तों, तो यदि किसी अयस्क में से धातु का निष्कर्षण करना है, यानी कि हम लोग जानते हैं कि धातु ऐसे अवेलेबल तो होता नहीं है, वो किस में मिलते हैं? अयस्कों में मिलते हैं। उनसे हमें क्या करना पड़ता है? धातुओं को बाहर निकालना पड़ता है, निष्कर्षण करना पड़ता है। अगर हम बात करें कि जैसे लौह अयस्क से लोहे का, तो हमें निश्चित क्रम में रासायनिक परिवर्तन करना होता है। यानी कि लौह अयस्क से हम अगर हमें लोहा निकालना है तो उसके लिए क्या है? अलग अलग तरीके के रासायनिक परिवर्तन करवा करके प्योर जो लोहा है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। औषधि जैसे दवाई भी रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रृंखला का ही उत्पाद होती है। इसके अलावा प्लास्टिक आदि जैसे नए पदार्थ भी रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही क्या होते हैं? बनाया जाता है। वास्तव में नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करके ही क्या है? किया गया है। ठीक है। एक दूसरे के साथ रासायनिक अभिक्रिया करवा करके
करवा करके पृथ्वी पे बहुत सारे क्या है वस्तुएं बना दी गई। नहीं तो अगर हम बात करें एलिमेंट्स के नाम पे हमारे पास कितने हैं, 118 एलिमेंट्स, 118 तत्व हैं। इन 118 तत्वों के संयोग से रासायनिक परिवर्तन करवा करके जितने भी वस्तुएं आपको दिखाई दे रही है वो सब के सब किसका परिणाम स्वरूप है, रासायनिक परिवर्तन का परिणाम स्वरूप है दोस्तों। तो अगर रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा तो हमें, अगर रासायनिक परिवर्तन नहीं होता तो हमें ये सिर्फ और सिर्फ 118 एलिमेंट से बनी हुई कुछ वस्तुएं मिलती। इनके संयोग से अब जब रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया होगी, और रासायनिक अभिक्रिया यानी कि 2 या 2 से अधिक तत्व मिल करके क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया, और फिर क्या बनाएंगे, नया तत्व बनाएंगे। अरे ये बात समझ में। उसके बाद आगे देखो, रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ के बनने के साथ साथ निम्नलिखित घटनाएं भी हो सकती है। और वो निम्नलिखित घटना क्या हो सकती है दोस्तों, तो अगर हम बात करें निम्नलिखित घटना की, तो वो अगर हम बात करें कि जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनने के साथ साथ निम्नलिखित घटनाएं क्या क्या हो सकती है। तो ये हो सकता है पहला काम कि ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण का बाहर निकलना एवं निकलना अथवा उनका अवशोषित होना, यानी ये घटनाएं हो सकती है। क्या हो सकता है, ऊष्मा निकल सकती है, प्रकाश निकल सकता है, अथवा अन्य किसी प्रकार के विकिरण का बाहर निकलना या फिर अवशोषण होना भी हो सकता है। दूसरा, ध्वनि का उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, ध्वनि भी हो सकती है किसी भी तरीके का रिएक्शन जब होता है। तो गंध में परिवर्तन होना अथवा किसी नए गंध का बनना, ये भी हो सकता है। रंग में परिवर्तन होना, हम लोग देखे थे कि किस प्रकार से जब हमने ये क्या बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया करवाया था तो क्या हुआ था, ये अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे तो जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है, जब हमने इसको गर्म किया तो क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड में बदला और इसका रंग क्या हो गया था, काला हो गया था, कॉपर हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं कि कलर में भी क्या हो सकता है, उसके परिवर्तन हो सकता है। और किसी गैस का बनना, कोई गैस भी बन सकता है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन होता है। तो आइए अब हम कुछ अन्य उदाहरणों पर क्या करते हैं, विचार करते हैं। कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना रासायनिक परिवर्तन है। तो ये आपको याद रखना है, क्या कोयला का जलना, लकड़ी का जलना या पत्तियों का जलना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने के साथ साथ सदैव ऊष्मा का क्या होता है, उत्पादन होता है। पटाखों का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि पटाखों का विस्फोट भी किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। आप जानते हैं कि ऐसे विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और अरुचिकर गैसें उत्पन्न होती है जो वायुमंडल को क्या करती हैं, प्रदूषित करती है। इसलिए आपको पटाखे न जलाने की सलाह दी जाती है। आगे देखो, जब भोजन सामग्री बासी हो जाती है अथवा सड़ गल जाती है तो उसमें दुर्गंध आने लगती है। क्या हम इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। ये भी क्या है, एक तरीके का रासायनिक परिवर्तन ही है। ठीक है, आगे देखो, संभवतः आपने देखा होगा कि यदि सेब को काटने के बाद तत्काल न खा लिया जाए तो उसके कटे हुए भाग भूरे रंग के हो जाते हैं। क्या आलू और बैगन को काटकर छोड़ने पर कटे हुए भाग भूरे रंग हो जाते हैं, बिल्कुल वो भी भूरे रंग के हो जाते हैं। फल या सब्जी भी सतह का हवा से ऑक्सीजन से संपर्क होने से काले भूरे रंग का नया पदार्थ बनता है। कटे फल और सब्जी को पानी में डालकर हिलाया जाता है। क्यों, कटे फल और पानी को सब्जी में डालकर हिलाकर धोने से कटे सतह के उत्तक का हवा के ऑक्सीजन से संपर्क नहीं हो पाता, जिससे सतह पर भूरा रंग नहीं जमता है। ठीक है, तो भूरा रंग जमने का रीजन क्या है, वो रीजन है, कारण है क्या, रासायनिक परिवर्तन। आप लोहे के चाकू से फल एवं सब्जी को काटिए और देखिए कि भूरा रंग कितनी तेजी से बनता है। ऐसी प्रत्येक स्थिति में रंग का परिवर्तन वास्तव में किसी नए पदार्थ अथवा पदार्थों के बनने के कारण होता है। क्या परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, बिल्कुल यही परिवर्तन जो है वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, तो वो है लोहे पर भूरा रंग यानी लाल पदार्थ, जिसे क्या बोलते हैं हम, जंग। और जंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रस्ट। आगे देखते हैं ये है क्या। कह रहा है क्या कि आपने चापाकल के नट, खिड़की के छड़ आदि पर भूरा लाल रंग के पदार्थ जमा देखे होंगे। इस भूरा लाल पदार्थ को जंग कहते हैं। यदि यह एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। चूंकि लोहे का उपयोग पुल, जहाज, कार, ट्रक, कारखाने आदि का ढांचा बनाने एवं अन्य कई वस्तुओं को बनाने के लिए क्या है, किया जाता है। अतः जंग लगने के कारण होने वाली आर्थिक हानि बहुत
अधिक होती है। अब बोला है क्या कि कैसे लगता है, तो जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है, किस चीज की मौजूदगी में जंग लगती है, तो जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल यानी कि जलवाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। अगर इनमें से कोई एक नहीं होगा तो जंग नहीं लगेगा, यानी कि ऑक्सीजन है, जलवाष्प नहीं या जल नहीं है तो क्या बोलते हैं, जंग नहीं लगेगा। या फिर अगर जलवाष्प है या जल है, ऑक्सीजन नहीं मिला उसे, तो जंग नहीं लगेगा किसी वस्तु में। ठीक है, आगे देखो, 3 बोतल, एग्जाम्पल एक क्रियाकलाप करके देखते हैं। तो कह रहा है क्या कि 3 बोतल लीजिए, प्रत्येक में लोहे की कील, साफ कील, कांटी लीजिए, एक बोतल को गर्म पानी से भर दीजिए, दूसरे बोतल में इतनी पानी डालिए कि आधी कील पानी में और आधी पानी से बाहर हो, तीसरी बोतल खाली छोड़ दीजिए, तीनों बोतल को बंद करके कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए। अब देखिए क्या होता है, होता यह है कि किस बोतल में कील पर प्रभाव दिखता है, किस बोतल में रासायनिक क्रिया होने के प्रमाण और मिलते हैं और क्या प्रमाण मिलते हैं। तो देखो कह रहा है क्या कि पहले और तीसरे बोतल के कील पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि दूसरे बोतल पर जंग लगता है। तो दूसरे बोतल में क्यों जंग लगता है दोस्तों, तो देखो इसमें क्या है, ये पूरा का पूरा भरा हुआ है पानी और इसमें कील डाला हुआ है, तो इसमें जंग नहीं लगता। इसमें कोई पानी नहीं है और ऐसे ही कील डाला हुआ है, तो इसमें भी जंग नहीं लगता। लेकिन इसमें देखो तो कि पानी भी है और हवा से संपर्क भी हो रहा है इस कील का, तो इसलिए क्या है, इसमें जंग लग जाता है। ठीक है, अब बोला है कि पहले और तीसरे बोतल की कील में जंग क्यों नहीं लगा, परंतु दूसरे बोतल में दूसरे बोतल की कील में जंग लगा। पहले और तीसरे बोतल में नमी और ऑक्सीजन का अभाव है, जबकि दूसरे बोतल में नमी और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित है, अर्थात नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही क्या लगता है, जंग लगता है। वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो अर्थात नमी हो तो जंग जल्दी लगती है। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखोगे तो समुद्र तट के निकट लोहे में जल्दी जंग लगता है। लवण युक्त जल जंग लगने की प्रक्रिया के दर को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अब देखो, अब हम बात करें कि जंग लगता है ऑक्सीजन और जलवाष्प या फिर जल की उपस्थिति में, तो हम बात करें कि, और पता भी है कि जंग लगता है तो लोहे के क्या होता है, नुकसान होता है, और इससे हमारी आर्थिक नुकसान होता है, आर्थिक हानि होती है। तो इसे हमें रोकना बहुत जरूरी है। हम इसे कैसे रोक सकते हैं, तो देखो दोस्तों, जंग लगने से हम कैसे रोक सकते हैं, तो आपको पता होगा कि हम क्या कर देते हैं, पेंटिंग कर देते हैं ना, लोहे की कोई भी वस्तु होता है कि उसमें जंग न लगे। तो देखो कर रहे क्या कि आप साइकिल के रिम और हैंडल में जंग लगते देखे हैं, अपने घर की खिड़की के छड़ पर पेंट की परत डालते देखे होंगे। ऐसा क्यों किया जाता है, लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचाकर वस्तुओं में जंग लगने से क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। लोहे के पदार्थ पर पेंट, ग्रीज की परत चढ़ाकर या क्रोमियम अर्थात जस्ता जैसी किसी वस्तु की परत चढ़ाकर वस्तु में जंग लगने से क्या किया जा सकता है, इसे बचाया जा सकता है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया, याद रखना, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया यशद लेपन या फिर गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। तो आ सकता है एग्जाम में कि गैल्वेनाइजेशन क्या है, तो जिंक का परत, लोहे पर जिंक का परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या है, यशद लेपन या फिर गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। स्टेनलेस स्टील में लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल अथवा मैंगनीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है, इसमें जंग नहीं लगती है। तो स्टील में जंग क्यों नहीं लगता, क्योंकि उसमें लोहे के साथ साथ और क्या रहता है, क्रोमियम, निकेल तथा मैंगनीज रहता है। क्या रहता है, क्रोमियम, निकेल और मैंगनीज। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टेनलेस स्टील में कौन कौन से और होते हैं, तो एक तो हो गया लोहा, दूसरा हो गया क्रोमियम, निकेल और मैंगनीज होता है, निकेलत नहीं है, निकेल होता है। ठीक है, आगे अब हमें नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक पढ़ना है दोस्तों, वो है क्या, रवाकरण, और उसके बाद ये चैप्टर जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो रवाकरण क्या है, पहले ये समझेंगे कि रवाकरण क्या है, रवाकरण किसे कहते हैं। तो देखो कह रहा है क्या कि आप जानते हैं कि साधारण नमक को समुद्र जल के जलवाष्प द्वारा प्राप्त किया जाता है। मतलब क्या है, जलवाष्पन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाला नमक शुद्ध नहीं होता और उसमें रवा यानी क्रिस्टल छोटे होते हैं। इस प्रकार प्राप्त नमक के रवा के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, तथापि किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़ी आकार के रवा उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलाइजेशन यानी कि रवाकरण कहलाती है। क्या रवाकरण में कोई नया पदार्थ बन रहे हैं, तो आप देखोगे कि नहीं, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, उसी में क्या है, सिर्फ आकार चेंज हो रहा है, रवा का आकार चेंज हो रहा है। पहले उसके वो छोटे छोटे आकार का था और विलयन
के द्वारा हम उसे क्या कर सकते हैं, बड़े आकार का बना सकते हैं। जैसे देखो क्रियाकलाप 6 पढ़ते हैं। क्या करा है कि एक शीशी में लगभग 1/3 पानी लीजिए और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे मिलाइए। जल को गर्म कीजिए। जब जल उबलना शुरू कर दे तो इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण लगातार चलाते हुए मिलाइए। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखें जब तक कि उसमें और कॉपर सल्फेट घुलना संभव न हो। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए। इसे ठंडा होने दीजिए। जब विलयन ठंडा हो रहा है तो उसे हिला डुलाकर अन्य किसी प्रकार से न छेड़े। कुछ समय बाद विलयन को देखिए, क्या आपको कॉपर सल्फेट के रवा दिखाई देते हैं? यदि नहीं तो कुछ और समय तक प्रतीक्षा कीजिए और उसके बाद आपको क्या दिखाई देगा, कॉपर सल्फेट का रवा इस तरीके का दिखाई देगा कि ऐसे ऐसे। जैसे मिश्री आप लोग खाए हैं, ढेला वाला बड़ा बड़ा सा होता है, वो रवाकरण का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे देखो क्रियाकलाप 7 करते हैं। एक शीशी में 5 मिलीलीटर पानी लीजिए। इसमें 1 ग्राम फिटकिरी डालिए। यदि फिटकिरी पानी में नहीं घुलती है तो शीशी को गर्म कीजिए और फिटकिरी को घुलते ही इस शीशी को पानी से भरे एक बर्तन में ठंडा होने के लिए रख दीजिए। एक घंटे बाद बोतल को ध्यान से देखिए। यदि फिटकिरी का रवा नहीं बनता तो फिटकिरी के एक छोटे टुकड़े के धागे से सहायता से फिटकिरी के विलयन में लटका देते हैं और तब आप देखोगे कि रवाकरण क्या है, फिटकिरी का रवा बन चुका है। क्या घोल में से फिटकिरी के रवे बाहर निकले? रवों का आकार कैसा है? लटके हुए फिटकिरी के टुकड़ों से में आकार में कोई परिवर्तन हुआ? फिटकिरी के टुकड़े पर जो पदार्थ जमा हुआ वह क्या है? क्या फिटकिरी का रवा पहले से ज्यादा शुद्ध और साफ है? तो बिल्कुल आपको ज्यादा शुद्ध और साफ दिखाई देगा। क्रियाकलाप 6 एवं 7 में कोई नया पदार्थ नहीं बना है, बल्कि कॉपर सल्फेट और फिटकिरी का ही रूप बदल जाता है। आप कुछ ऐसे क्रियाकलाप सोचिए जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता हो। तो जैसे गुब्बारा फुलाना, गुब्बारा जो है इसको हम क्या है, पहले इस तरीके का था, इसमें हवा भर देते, इसमें आकार में परिवर्तन हो जाता है। जब हवा निकालते हैं तो फिर ये उसी आकार का हो जाता है, मतलब अपने रूप में आ जाता है। तो बोला है क्या, क्रियाकलाप एक और करके देखते हैं। देखो करा है क्या कि एक गुब्बारा लीजिए, उसे फूकिए, क्या होता है? क्या गुब्बारा की आकार एवं आकृति बदल जाती है? बिल्कुल। अब गुब्बारे का मुंह खोलकर हवा निकाल दीजिए, गुब्बारे के आकार और आकृति में परिवर्तन होता है। क्या गुब्बारे को पूर्व अवस्था में आप लाप सकते हैं? क्या गुब्बारे को फुलाने अथवा हवा बाहर निकालने में कोई नया पदार्थ बना? बिल्कुल भी नहीं बना, सिर्फ और सिर्फ आकार में परिवर्तन हो रहा है। आगे देखो एक और क्रियाकलाप करते हैं। आपने घर में पतीले से चावल पकाते हुए देखा होगा। क्या चावल पकने के दौरान आपको पतीले से भाप निकलती दिखाई देती है? बिल्कुल दिखाई देती है। क्या आपको पतीले के ढक्कन की भीतरी सतह पर जल की कुछ बूंदें दिखाई देती है? बिल्कुल दिखाई देती है। तो ये भी एक तरीके का क्या है, परिवर्तन ही है। इसे क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। यानी कि इस परिवर्तन में पदार्थ की, अब भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के आकार, आकृति, रंग अथवा अवस्था जैसी भौतिक गुण में परिवर्तन होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो इस परिवर्तन को क्या बोलेंगे हम, भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। और यहाँ पे कुछ वर्ड्स के क्या है, इंग्लिश वर्ड्स दिए हुए हैं, यानी कि उसका इंग्लिश मीनिंग दिया हुआ है। आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। जैसे देखो भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंज, नीला तोता कॉपर सल्फेट, गंधक अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड, रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन, खाने का सोडा बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, असद लेपल गैल्वेनाइजेशन, जंग को रस्ट बोलते हैं, रवाकरण को क्रिस्टलाइजेशन, रवा को क्रिस्टल्स एंड किण्वन को फर्मेंटेशन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये हुआ हमारा चैप्टर कंप्लीट। इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है वो हम लोग करने वाले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।